दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इतिहास को वन लाइनर पढ़ रहे थे, बिल्कुल क्रम से पढ़ रहे थे और काफ़ी बच्चे यहाँ पर नोट्स भी बनाते चल रहे हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली का डेली टेस्ट लगाइए और अच्छे अच्छे पॉइंट आप नोट करते जाइए। और जो पहली बार यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा और हो सके तो यहाँ पर इन प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। साथ में हमारे टेलीग्राम जो कि देव जी के ट्रिक सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो मिल जाएंगे, तो आप हमारे लोगों को देखकर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई। तो यहाँ पर सर्वप्रथम पाषाणकालीन की बात कह रहा है और पाषाणकालीन सभ्यता की खोज जो सर्वप्रथम आपकी हुई थी वो आपकी 1863 ईस्वी में हुई थी। भारत में जानवर पालने की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जानवर पालने की शुरुआत आपके मध्य पाषाण काल से हुई थी। ठीक है, मध्य पाषाण काल से हुई थी। और अगला पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में नवपाषाण काल युग का प्रारंभ कब से माना जाता है। नवपाषाण काल का जो प्रारंभ माना जाता है वो आपके कब से। तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा 7000 ईस्वी पूर्व के लगभग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में किस स्थान से खोजा गया। तो ये पूर्व पाषाणकालीन उपकरण है, ये दक्षिण भारत की कोर्तल्यार नदी घाटी में। ठीक है। अगला है सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण जो खोजा था वो आपके टी डेरा को, ठीक है, टी डेरा ने खोजा था। अगला प्रश्न है कि किस नवपाषाण कालीन स्थल से मालिक के साथ कब्र में कुत्तों को भी दफनाए जाने का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो मानव के साथ कुत्तों को भी यहाँ पर दफनाए जाने का जो अवशेष प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। ठीक है, बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल से नवपाषाण के साथ साथ ताम्र तथा लौह संस्कृत के भी अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नवपाषाणकालीन पुरा से नवपाषाण काल के साथ में ताम्र तथा लौह संस्कृत के भी अवशेष मिले हैं आपके कोल्डी हवा से। ठीक है, जहाँ से आपके चावल के साक्ष्य मिलते हैं। अगला है कि पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से मिला है। तो ये प्राप्त हुआ आपके वनमाली से। अगला है वैसे स्थान जहाँ से उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो तांबे की मोहरें प्राप्त हुई आपकी हड़प्पा से। ठीक है, हड़प्पा से। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है। पुजारी का प्रस्तर अर्थात पुजारी द्वारा यहाँ पर मूर्ति पूजा ये आपके हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा से। अगला है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, तांबे का रथ जो प्राप्त हुआ है आपके दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक है, दैमाबाद से। अगला है कि जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जौ, तिल, सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आपके बनवाली से। ठीक है, बनावाली से। और अगला है वैसे स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुए हैं। यज्ञ स्थल जो आपके प्राप्त हुए हैं वो आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला है कि नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो नृत्य करती हुई नारी जो कि आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जीवाश्म होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो जीवाश्म होने का साक्ष्य कहाँ से, तो सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको पालते नहीं थे। ये आपके जो परिचय मिला था सैंधव सभ्यता में मिला था। ठीक है ना। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग जो परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे। जब आपकी सैंधव सभ्यता आती है वहाँ पर इसका प्रमाण मिलता है, इससे परिचित हो जाते हैं। अगला है वैसे स्थान जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
तो याद रखिए हल चलाने का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, जहाँ से आपकी चूड़ियाँ वगैरह हैं मिली थी। अगला है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी आपकी कौन सी? यह आपकी अन्नागार थी, अन्नागार। अगला है कि पुरापाषाण काल के लोगों को किस प्रजाति का माना जाता है? पुरापाषाण काल के लोगों को किस प्रजाति का माना जाता है? तो ये प्रजाति आपकी है नेग्रिटो, नेग्रिटो। अगला है कि आधुनिक मानव या होमोसेपियंस का उदय कब हुआ? तो आधुनिक मानव या होमोसेपियंस का उदय हुआ था आपके यहाँ पर 40,000 ईस्वी पूर्व। अगला है पुरापाषाण काल के औजार किसके बने होते थे? तो पुरापाषाण काल के औजार बने होते थे आपके क्वार्टाइट से, पत्थरों से। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन था? तो याद रखिए मानव द्वारा बनाया गया जो आपका प्रथम औजार ये आपका कुल्हाड़ी था। पुरापाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरापाषाण काल को आखेट युग, अर्थात इस समय लोग शिकार करते थे इसलिए इसे आखेट युग के नाम से जाना जाता है। किस काल को फलक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है? तो फलक संस्कृत के नाम से मध्य पुरापाषाण काल को जाना जाता है। अगला है कि निएंडरथल मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? निएंडरथल मानव का उद्भव किस काल में? तो मध्य पुरापाषाण काल में हुआ था। पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा क्या था? तो उनका क्या था? आखेट था। पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ? तो पशुपालन का प्रारंभ आपके मध्य पाषाण काल से। और मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख लक्षण कौन था? तो लघु औजार, ठीक है, लघु औजार। कृषि कार्य की शुरुआत किस काल से हुई? तो ये हुई थी नवपाषाण काल से, ठीक है, नवपाषाण काल से हुआ। चाक या पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो आपके नवपाषाण काल में हुआ था। देखो सबसे पहले पुरापाषाण काल में आग आई थी और नवपाषाण काल में क्या? पहिया। अगला है कि नवपाषाण काल के किस स्थल से युगल सावधान का अवशेष प्राप्त हुआ, अर्थात जोड़े जोड़े हुआ करते थे, मतलब एक साथ दो अवशेष मिले हैं, या आपके नागार्जुन कोंडा से। अब वैदिक संस्कृत एवं सभ्यता से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपके अच्छे एग्जाम में मिलते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो याद रखिए आपका वेद, वेद को माना जाता है। वेद का संकलनकर्ता कौन है? वेद का संकलनकर्ता कौन है? तो ये महर्षि द्वैपायन वेदव्यास हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आपकी 4 है। वेदों का क्रम की बात करें तो वेदों का क्रम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं यथुर्वेद। वेदों में संयुक्त रूप से त्रयी शब्द या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो त्रयी शब्द या वेद त्रयी बोला जाता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद आपका है ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या आपकी है 10। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या आपकी है 1028। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित ये मंडल आपका है कौन सो? नवा मंडल है, नवा। अगला है कि दशराग युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? दशराग युद्ध का वर्णन जो कि पारुष्णी नदी के किनारे हुआ था, ये आपके ऋग्वेद में ही मिलता है। अगला यहाँ पर दिया है वेद, वेद के उपवेद। यहाँ पर ऋग्वेद जो कि ऐतरेय एवं वेदों के जो ब्राह्मण कहलाते थे, ऋग्वेद के ब्राह्मण, उन्हें ऐतरेय एवं कौस्तकी, और उपवेद आपका है आयुर्वेद। यजुर्वेद में शतपथ एवं तैत्तिरीय, सामवेद में पंचविश और अथर्ववेद में गोपथ, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती हैं। यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो ये आपका है आपके नवा मंडल में वर्णित किया गया है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को कहा जाता है संहिता, संहिता। अगला है ऋग्वेद के किस युग में या ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिला है?
तो 4 वर्ण जो होते हैं इनका वर्णन आपके पुरुष सूक्त में प्राप्त हुआ है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? तो आपके सामवेद को कहते हैं, सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो आपके सामवेद को। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है? वेरी वेरी IMP प्रश्न है। तो वेद एवं जो गद्य और पद्य दोनों मिलता है, ये आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद। अगला है सभा और समिति प्रजाति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति इनका उल्लेख मिलता है आपके अथर्ववेद में। अगला है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है आपके यजुर्वेद से प्राप्त होता है। अगला है रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों पर विवरण किस वेद में मिलता है? तो आपके अथर्ववेद में मिलता है। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपकी कितनी है? आपकी 18 है। यहाँ पर विष्णु पुराण आपने देखा होगा जो कि मौर्य वंश संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन संबंधित वंश है। वायु पुराण गुप्त वंश संबंधित पुराण है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगला है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसे? तो ये माना जाता है आपके मत्स्य पुराण को। अगला है कि स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्मृति ग्रंथ को, तो स्मृति ग्रंथ को आपके धर्मशास्त्र, ठीक है, धर्मशास्त्र। किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है? तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है आपके स्मृति ग्रंथ को मनुस्मृति को। अगला है वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंक कौन है? या वैदिक गणित के जो आपके हैं वो आपके सुलभ सूत्र थे, ठीक है। वैदिक गणित के जो जनक हैं वो आपके सुलभ सूत्र। अगला है वैदिक साहित्य में सम्मिलित हैं। वैदिक साहित्य में सम्मिलित हैं तो आपके वेद, उपवेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद ये आपके शामिल हैं वैदिक साहित्य में। अगला है कि वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को कहा जाता है, तो इन्हें वेदांत कहा जाता है, वेदांत। अगला है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से? तो आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है कि मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी? मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी? तो याद रखिए ये रचना आपके शुंग काल में हुई थी, ठीक है, शुंग काल में। किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन प्राप्त होता है? तो भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूल एकता जो वर्णन प्राप्त होता है विष्णु पुराण में। वैदिक सभ्यता किस धातु युग की मानी जाती है? तो वैदिक सभ्यता आपकी लौह युगीन मानी जाती है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र लिया आपके ऋग्वेद से, ठीक है, ऋग्वेद से। अब यहाँ पर ऋग्वेद से संबंधित उल्लेखित शब्द आपके हैं, शब्द यहाँ पर दिया है और संख्या। तो आपकी गंगा नदी को सिर्फ एक बार ही नाम लिया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। पूछेगा कि गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में कितनी बार लिया गया है? ये सबसे कम बार, तो सबसे कम बार आपकी गंगा नदी को, और सबसे ज़्यादा बार तो आपके इंद्र का नाम लिया गया है, 250 बार लिया गया है, ठीक है। और यमुना को 3 बार लिया गया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? तो आपके सविता सावित्री देवता को। चतुर्वर्ण विभाजन का प्रमाण किस वेद में मिलता है? तो ये आपके ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में कितनी ऋतुओं का ज्ञान था? तो ऋग्वैदिक काल में याद रखिए 5 ऋतुएं थी, ठीक है। ऋग्वेद युग में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी थी? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक जो उल्लेखित थी वो आपकी सिंधु नदी थी। और अगर बात करें ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी, तो ये पवित्र नदी थी सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता कौन से थे? सर्वाधिक सम्मानित देवता तो इंद्र और अग्नि थे, ठीक है, इंद्र और अग्नि।
ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो संपत्ति का प्रमुख रूप था आपका क्या? तो गोधन, अर्थात गाय दान करना। गाय ही सबसे बड़ी संपत्ति थी। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग आपके इंद्र देवता के लिए हुआ है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है? तो ये नदी आपकी कौन सी है? आपकी गंगा नदी का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये रहे आपकी वन लाइनर हिस्ट्री जो कि आपकी डेली आपकी कराई जा रही है। तो आप डेली यहाँ पर वन लाइनर हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अच्छा लगता होगा, कम समय में ज़्यादा ज्ञान, और साथ में नोट्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है। और टेलीग्राम आप सर्च करिएगा देव जी के ट्रिक, तो हमारा जो थंबनेल होगा उसी में आप क्लिक करिएगा और उससे आप जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर PDF नोट्स भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है। आवश्यक जानकारियाँ, सूचनाएं भी आपको मिलती रहती हैं, तो आप ज़रूर जुड़िएगा। पसंद आया सभी को? और पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।